ऐसा लगता है कि मैं पढ़ता हूँ लगता हूँ शांत इसलिए। अच्छा सुजय तुम अपना काम करो, अपन अपना काम करते हैं, ठीक है ना। हमने बहुत बातें तो पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, पर एक बार जस्ट एक बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करके सीधे सेंटर ऑफ मास तक पहुंचते हैं आज, है ना। ठीक है, तो चैप्टर हमने शुरू कहाँ से किया था? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनता है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सही है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी इज आल्सो द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। बट इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, बताओ डेफिनेशन क्या होती है? मतलब ये इसका शेप अनचेंज्ड नहीं होता, और उसके मतलब मॉलिक्यूल की वो ideally a body with a perfectly definite and unchanged he the shape the distance between all pairs of all pairs of particle such do not change with time, ऐसा कुछ है। हाँ। देखो मतलब कि जैसे कोई बॉडी है, सपोज दिस इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। रिजिड बॉडी इज आल्सो द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बट इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो क्या है हम देखते हैं। देखो अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिजिड बॉडी बनना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो इसकी शेप है वो क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक इनफाइनाइट शेप हो, या डिफाइन होनी चाहिए शेप, जो भी हो, मतलब जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर शेप हो, बट वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था? और क्या था इस डेफिनेशन में? बताओ। मतलब परफेक्टली डेफिनाइट और अनचेंज्ड ना हो, मतलब इसका शेप और इसका डिस्टेंस। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना। तो कोई भी दो पार्टिकल को कंसीडर कर लो तुम, सपोज कि दिस पार्टिकल इज ए, दिस पार्टिकल इज बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मतलब बहुत ही मान के नैनोमीटर में होगा, तो हम मान लेते हैं 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है। जब इस बॉडी को मैं थ्रो कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, थ्रो कर रहा हूँ, मतलब मैंने इसको प्रोजेक्टाइल टाइप का कुछ मोशन करवा दिया, छूट के इस बोर्ड पे आ गई, क्या होगा? ये बॉडी अभी भी वैसी की वैसी है, ठीक है। वही कितने कितने जितने पार्टिकल्स है अभी भी उतने ही है। ये पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है? 5 मीटर है। सिर्फ दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं, और जितने भी पार्टिकल्स में इन्वॉल्व है सारों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अनचेंज होना चाहिए। मतलब कि जो पेयर बन रहा है ना जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ, वो सेम ही रहना चाहिए थ्रू आउट द मोशन। तब हम क्या बोल सकते हैं? द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज रिजिड बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि ये बॉटल वगैरह होती है, ये पानी की, जैसे जस्ट लाइक अ बॉटल, ये पानी की, ये रिजिड बॉडी है क्या? पानी की बॉटल रिजिड बॉडी होगी, बट पानी जो अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि फेंकेंगे तो 2 पॉइंट पता भी नहीं चलेगी कहाँ गए। सही है कि नहीं? तो बताओ ये जो डस्टर है, इट इज अ रिजिड बॉडी और नॉट? रिजिड बॉडी। इट इज अ रिजिड बॉडी। मैं थ्रो कर रहा हूँ, केज पकड़ोगे तो तुम बिल्कुल ऐसे ही शेप रहेगी इसकी, और पार्टिकल सब अपनी जगह रहेंगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी होगी। तो रिजिड बॉडी समझ में आ गया क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ऑलरेडी रिटन है, ठीक है। So what type of motion rigid body can done? Second topic आता है NCERT, what type of motion? What type of motion rigid body can done? तो बताओ कितने टाइप का मोशन रिजिड बॉडी कर सकती है? दो टाइप के मोशन कर सकती है। बताओ पहला कौन सा मोशन कर सकती है? ट्रांसलेशन मोशन। और दूसरा? रोटेशनल। नहीं, रोलिंग अलग है क्या? रोटेशनल और रोलिंग दोनों अलग अलग है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, रोटेशनल ही है। रोटेशनल नहीं है, रोलिंग है। रोलिंग के रोलिंग वो बाहर है, मतलब उसके पेज पे मैंने देखा था। क्या देखा था बताओ? वो अलग है। क्या अलग है? अलग से दिया बताओ क्या डिफरेंस है बताओ? पढ़ा नहीं मैंने। हाँ तो फिर ऐसे तुमने बता कैसे रहा पढ़ा? था मैं, तो देख रहा था। तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है? ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन कैसा होता है? किस टाइप के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं बताओ? मतलब एक अपन ने वो बनाया, तो फिर अपन ने कोई वस्तु रखी हार्ड, तो
वो तो सरकेगी, उसी को ट्रांसलेशन में सरकेगा। देखो सपोज ट्रायंगल यहाँ पे तुमने रिजिड बॉडी फिक्स कर दी, ये जो सरफेस है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी वो स्लाइड करेगी यहाँ पे। तो ये इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के अंदर सारे के सारों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी, सही है कि नहीं। और एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब ये इधर ही आएगा, स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ये मोशन करके आगे की तरफ आएगा, है ना। इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा मोशन क्या हो सकता है, दूसरा मोशन होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन ये कैसा होता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, रिजिड बॉडी है ये भी, ठीक है। अब इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बट सबकी वेलोसिटी क्या सेम होगी, इस बार नहीं होगी, क्योंकि अगर ये रोल कर रहा है इसके ऊपर तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ होगी, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ होगी, इधर। इस वाले की कहाँ होगी, इधर, सही है कि नहीं। और ये रोल करके आफ्टर सम टाइम यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी आएगा। तो इन पार्टिकल्स का इस टाइप में भी मोशन हुआ है, और ये पार्टिकल आपस में भी इस टाइप में अंदर की तरफ भी मोशन करके गए, लेकिन नहीं जैसे गाड़ी चलती है टायर के साथ, तो टायर आगे भी बढ़ता है और अपने आप में भी घूमता है, सही है कि नहीं। तो रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से मोशन से मिलकर के बना है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की बॉडी आगे बढ़ रही है, और एक और क्या है, समथिंग एल्स जो इस साइड में चल रहा है कि नहीं। तो रोलिंग मोशन किस किस से मिलकर के बना हुआ है, रोलिंग मोशन किस किस से मिलकर के बना हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन और समथिंग एल्स, सही है। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है ना, अगर इस रोलिंग मोशन में ट्रांजिशनल मोशन को अगर मैं जीरो पुट कर दूं, जीरो कर दूं, तो कौन सा मोशन बचेगा, समथिंग एल्स मोशन बचेगा। तो समथिंग एल्स मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो मतलब रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोलिंग जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा होता है, उसमें ट्रांजिशनल मोशन अगर जीरो हो जाए तो जो मोशन बचेगा उस मोशन को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे कि टायर चल रहा है, ठीक है ना, और टायर आगे की तरफ चल रहा है, बट टायर को जमीन से ऊपर कर दो हवा में, तो उसे वो रोटेट करेगा, है ना। तो ट्रांजिशनल मोशन क्या होगा, वहाँ पे जीरो हो गया, तो वहाँ पे क्या बचा, सिर्फ रोटेशनल मोशन बचा। तो समझ में आया कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो समथिंग एल्स वाला अगर इस कंडीशन में जो समथिंग एल्स मोशन बचा, ये हो जाएगा क्या, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, रोलिंग मोशन जो होता है वो किस किस से मिलकर के होता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, सही है। इसकी बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इसके बाद देखा था कि सपोज एक रिजिड बॉडी है कोई सी भी, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रही है सिर्फ, मतलब ट्रांजिशनल मोशन क्या इसका जीरो है ना, सही है कि नहीं। रोटेशनल मोशन प्योर रोटेशनल बोलते हैं जब, ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है इसका जीरो, तो मतलब प्योर रोटेट कर रही है वो, ठीक है। प्योर रोटेट कर रही है मतलब उसकी एक्सिस, एक एक्सिस फिक्स होगी इसकी, मतलब देखो इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ी चीजें छूट रही है शायद, ठीक है। मान के चलो ये बॉडी अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है ना, तो यार इसको पाइवोटेट कर देते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब कि इस अब ये आगे नहीं जाएगी, फिक्स्ड हो गई है। तो अब ये जो रोलिंग मोशन बचेगा इसमें ट्रांजिशनल मोशन क्या होगा, जीरो। तो अब ये क्या होगा, इसे इधर इधर घूमती रहेगी, तो तुम्हें पता है फिर उसी को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई हमें, है ना। तो ये बात है, रोटेशनल मोशन के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिशनल मोशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कोई भी बॉडी का, है ना। तो सपोज कि ये रिजिड बॉडी है, मान सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, मतलब इसका ट्रांजिशनल मोशन क्या होगा, जीरो। अब ये रोटेट कर रही है, तो देखो जब ये क्या कहते हैं यहाँ पे रोटेट कर रही थी, तो क्या थी, ये एक पॉइंट था, है ना, ये एक्सिस होगी क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में थी, तो क्या इस एक्सिस के अराउंड ही कर रही थी, एक्सिस थी ना इसकी। अब देखो जब ये रोलिंग कर रही थी तो ये एक्सिस भी मूव कर रही थी इसकी, है ना, बट रोटेशनल मोशन में एक्सिस फिक्स होती है उसकी, है ना, वो एक्सिस के अराउंड बस रोटेट करती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, ये बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, ये बॉडी जो है ये रिजिड बॉडी है ना, क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है। तो क्या होना चाहिए, एक्सिस फिक्स होनी चाहिए, जो एक्सिस के अराउंड ही करेगी रोटेशन मोशन, तो एक्सिस क्या होगी, ये फिक्स होगी, सही है, ठीक है। अब ये रोटेशन कर रही है, तो इसमें क्या क्या होगा, देखो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसी भी एक पार्टिकल को कंसीडर करो, सपोज पार्टिकल नंबर P1 है, ठीक है।
अब तुम इस बात को फील करके तुम्हें ये सुझे बता देगा। सुझे बताओ, अगर ये बॉडी मतलब ये एक फिक्स कर दी मैंने इसको, अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं सर्कल की तरह महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ घूमेंगे। फील हो रहा है क्या ये तुम्हें? हाँ ना। तुम्हें भी हो रहा है क्या? हाँ नहीं होगा। अगर पानी है का घुमाएंगे बॉडी घूमेगा ना। बॉडी घूमेगा ना, तो सही बात है। तो देखो ये जो मोशन होगा किस टाइप का मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा, सही है कि नहीं? अच्छा ये सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, तो सेंटर कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है इस एक्सिस पे ही होगा, है ना? तो ऐसे ही हर पार्टिकल जितने भी सारे के सारे सर्कुलर मोशन करेंगे तो सबका सेंटर कहाँ होगा? एक्सिस पे ही होगा, ठीक है? इतनी बात हमने कर ली थी इस चैप्टर में। अब वो सीलिंग फैन और वो सब एग्जांपल वगैरह हमने बहुत सारे देखे थे उसके, ठीक है? और ये अंदर पे करने की सुविधा है क्या? क्या क्या? जब घर से हम दौड़ के नहीं जाना पड़ेगा। अरे मैं दौड़ के जा रहा हूँ। हाँ हाँ आराम से ना। अगर मैं ज़्यादा शॉर्टकट हूँ तो यहाँ से जा सकता हूँ। ज़्यादा नहीं नहीं, लेकिन क्या पूरा गेट लगा हुआ। हाँ ठीक है। ठीक है ना सौरभ? यहाँ तो क्लियर चल रहा है हमारा। अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे सीधे सीधे, ठीक है? तो हम सीधे क्या बात करते हैं? सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? देखो सेंटर ऑफ मास और किसी बॉडी के टर्म हम रिजिड बॉडी के लिए फाइंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? अब तुम पानी मतलब तो समझ जाओ अभी के लिए तुम, है ना? जैसे बॉडी कोई सी रिजिड बॉडी, अगर मैं इसको क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट रहता है, ठीक है? जैसे कि कंसंट्रेट रहता है मतलब कि जैसे कि कॉपी है, इसका इधर कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे अगर मैं इसे होल्ड करूँ तो एकदम होल्ड रहेगी, तो इधर भी एक स्टेट पे रहेगी, मतलब ये गिरेगी नहीं। अगर मैं इधर कहीं करूँगा तो टॉर्क लग जाएगा, नीचे गिर जाएगी वो। बट अगर इधर पे रखूँ एकदम सेंटर पे, कहीं ना कहीं होगा वो पॉइंट, सही है कि नहीं? वो एक पॉइंट होगा तो वहाँ पे ये होल्ड होके रह जाएगी, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अच्छा सेंटर ऑफ मास समझ में आया तुम्हें हल्का फुल्का? तो ये बताओ मुझे सेंटर ऑफ मास क्या मतलब? जैसे आइडियल बॉडी है कोई, सपोज कि एक रेक्टेंगल है, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल है ना? एक पेपर टाइप का है, 4x4 का एक पेपर है या कॉपी जो भी है, तो मास का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें पूरे पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तुम अंदाजे से निकाल सकते हो कि दो भी कोई भी एक दो डायगोनल खींचोगे तुम, ठीक है? ये जिस भी पॉइंट को मतलब टच हो रहे होंगे दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। तो अगर सिमेट्रिक चीज है तो अपन देख के बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, है ना? बट सब हर चीज का सिमेट्रिक नहीं होती ना, जस्ट लाइक एक हॉकी होता है, हॉकी ऐसे ही होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो तुम कोई नहीं बता सकता। नहीं बता सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी पे ही नहीं होता, मतलब इस पे इसका सेंटर ऑफ मास शायद यहाँ पे कहीं होता है ना? समझ में आ रहा है? मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिस पे ये होल्ड होता है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास ऐसा मतलब लेंथ वाइज हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, पर बॉडी का आइडियल शेप नहीं है तो, ठीक है ना? तो फिर कैसे बताएंगे? तो फिर हम कुछ तरीके से बताएंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? तो टॉपिक डालो सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, बोलूँ मैं? द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज the center of mass of system is that point C, that point C which is at distance, which is at distance x from origin is given by ऐसे बताते हैं इसको m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। देखो इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो, इसलिए तुम भी देखो, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है?
हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीख रहे हैं। देखो होगा तो देखो क्या फटाक आपसे देखिए यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता पाओगे क्या है? ये ओरिजिन बोलते हैं इसको। ओरिजिन मतलब देखो इस पॉइंट का नीचे नहीं, मतलब यहाँ से तुम कुछ भी कैलकुलेशन शुरू करते हो। ओरिजिन मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे घर की डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ से, तो कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? इस पॉइंट से। मैं अगर यहाँ से बात कर रहा हूँ तो दैट इज द ओरिजिन, यहाँ से लेकर तुम्हारे घर की डिस्टेंस। बट अगर हम बात करें कि इसके घर की डिस्टेंस तुम्हारे घर से, तो तुम्हारा घर क्या होगा? वहाँ पे ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन मतलब समझ में आ रहा है ना, जहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो कोई ना कहीं का रेफरेंस लेना पड़ेगा। हमें घर की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एक ओरिजिन चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? तो सेंटर ऑफ मास से फाइंड करना तो हमें कुछ ना कुछ ओरिजिन चाहिए, ठीक है ना? तो दैट पॉइंट इज ओरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0, मतलब कि x कोऑर्डिनेट कितना इसका 0, y कोऑर्डिनेट भी कितना 0, मतलब x और y में कुछ भी नहीं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब मान लो x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस, ठीक है? y एक्सिस, ठीक है ना? x एक्सिस पे मास रखा हुआ m1, ठीक है ना? डिस्टेंस कितनी देखो, x में डिस्टेंस होगी इसकी, x एक्सिस पे, तो y पे तो डिस्टेंस होगी नहीं, तो कितनी डिस्टेंस ले लें? x1 ले लेंगे हम, ये x1 डिस्टेंस पे है ना? तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे अपन? देखो x में कितनी डिस्टेंस है इसकी x1, y में कितनी है? 0। हाँ y में 0, तो ये होगा। अच्छा इस पॉइंट पे एक मास रखा हुआ m1, ठीक है? इसी एक्सिस पे एक और पॉइंट लेते हैं हम, कौन सा? उसका मास रखा है m2, उसकी डिस्टेंस कितनी ले लें? ओरिजिन से x2 ले लें, मतलब x में डिस्टेंस होगी, y में 0, ठीक है? ये डिस्टेंस y में अपन चले नहीं है, चल ही नहीं रहा ना y में, सही बात है। डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली x2। हाँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2, 0। ये कितने परसेंट समझ में आएगी बात? बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तुम्हें। कैसे निकालोगे? तो इस फॉर्मूले की मदद से। देखो x में देखो तुम्हें पता है x एक्सिस पे मास रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे आएगा। हाँ देखो तो देखो ये दो पॉइंट है, कहीं ना कहीं इनके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा कि नहीं आएगा? मतलब सेंटर ऑफ मास ये एक मान लो कुछ भी दो मासेस रख नहीं, एक मास ये, एक मास ये, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? इधर ही नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में हाँ नहीं बीच में ही आएगा है ना? तो वो भी x एक्सिस पे ही आएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट भी सिर्फ x एक्सिस वाला आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा उसका, सिर्फ x ही x में निकालना है हमें। सही है कि नहीं? सुझे आ रही बात समझ में तुम्हें भी? पूरी आ गई कि नहीं आ रही है तो बताना। नहीं आ रही आ रही है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो ये निकाल के दिए हैं हमने। तो कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास? ऐसे निकालोगे। देखो x ही कोऑर्डिनेट चाहिए तुम्हें ना, y वाला क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना? हाँ ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तुम्हें। कैसे निकालोगे? पहले m1 मतलब जितना मास रखा हुआ है उसका इनटू किससे करोगे? x1 डिस्टेंस, मतलब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है? प्लस करोगे क्या? दूसरा मास दिया हुआ है जो m2, उसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है? x2, ठीक। और समेशन क्या कर दोगे नीचे? m1 प्लस m2, मतलब कि दोनों मासेस को ऐड कर दोगे, तो जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा वो इसकी लोकेशन मिल जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत सिंपल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन करो इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है? ये सेम इसको क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं, ठीक है? ओरिजिन, ठीक है? यहाँ पे सपोज मान लो 1 किलो कुछ रखा हुआ है, ठीक है? डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? 2,0, सही है? हाँ सही। एक और पॉइंट रखा मैंने यहाँ पे, उसका वेट कितना रख दिया मैंने? 2 kg। उसकी डिस्टेंस क्या रख दी मैंने? 4,0, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर में, ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो तुम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हो। तुम्हें पता सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में x पे ही आएगा वो, है ना? तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे। समझ में आ रही है तुम्हें? आ रही? थोड़ा सा हाथ चला के देखो, निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखो। मैथमेटिक्स है इसमें भी फिर फॉर्मूला उठाना है और फिर कितना होता है? 3.3 मतलब कि यहाँ से 3.3 मीटर की डिस्टेंस पे आ रही है, ठीक है नहीं? तो अपन देखो सोचे, अपन देखते कैसे निकाला होगा इसने। इसने क्या करा होगा? देखो x पे ही होगा, x की कोऑर्डिनेट होगा उसका, सही है? y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पे, ठीक है? क्या करेंगे हम? सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले x वाला पॉइंट लेंगे, उसका वेट कितना दिया? 1, है ना? तो डिस्टेंस कितनी दी है? 2, 1 में इनटू कर देंगे इसका 2 का, समझ में आएगा? प्लस करना है फिर, देखो यही करा ना हमने यहाँ पे, क्या करेंगे? फिर क्या करा हमने? प्लस कर दिया। फिर क्या करेंगे हम? m2 x2 लेंगे,
m2 कितना दिया हुआ है 2 kg है ना, और x2 कितना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी 4, तो 2 into 4 कर देंगे, समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाय करेंगे जितने भी मास है सबका सम कर देंगे, 8 कर देंगे, तो मास कितना ये 1 प्लस 2, ठीक है। अब तो प्लस माइनस ही बचा ना सीधे, तो खत्म ही होगा गेम। ये 2 प्लस 2 into 4 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 10/3 हो जाएगा। 10/3 कितना होता है 3.3 है ना, तो मतलब कि क्या यहाँ से लेके 3.3 डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो हम लोग इसमें आया समझ में, आगे हम इसको सेंटर ऑफ मास को फटाफट तो ये बहुत आसान लगा होगा तुम्हें ये क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं अपन कठिन कर रहे हैं ये बता दूं ना ये वाला सुझे। हाँ बेटा देखो अच्छा बताओ, यहाँ पे तो सिर्फ 2 पार्टिकल दिए थे और दोनों के दोनों क्या दिए थे, एक ही एक्सिस पे दिए थे, है ना। एक एक करके हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब पार्टिकल मान के चलो यही ओरिजिन अभी भी है। अब पार्टिकल क्या x y प्लेन पे दिए हुए, मतलब एक एक्सिस पे नहीं दिए, x और y दोनों एक्सिस पे दिए हुए हैं। सपोज कि ये पार्टिकल रखा हुआ है, इसका नाम क्या दे दूँ p1, सही है कि नहीं सुझे। हाँ नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नाम दे सकते हैं, सुझे नाम भी दे सकते हैं इसको, तो ठीक है ना, सुझे सौरभ, ठीक है, ऐसे कर देते सुझे, ठीक है। तो इस पार्टिकल का नाम ये है। अच्छा देखो और क्या बताना, इसकी लोकेशन बतानी है मुझे, देखो यहाँ पे लोकेशन क्या इसकी 3, अच्छा 2,2 कर देते हैं, मतलब कि क्या इस पॉइंट की यहाँ से x में कितनी डिस्टेंस है, देखो x में है कि नहीं ये पॉइंट, कितनी डिस्टेंस पे 2 डिस्टेंस, मतलब समझ में आ रहा है ये x में 2 डिस्टेंस पे, और y में कितनी डिस्टेंस है इसकी, देखो ये y वाली वो भी कितनी दी 2, x में भी 2 y में भी 2, मतलब कि दो साइड में है ना, समझ में आई नहीं बात तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट दिया हो सपोज यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, सही है। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या दी है 4,4, तो बाबा नीचे भी उधर पे मतलब ये पॉइंट देखो x में भी y में भी, नीचे भी अगर ये सिर्फ यहाँ पे होता तो सिर्फ x में होता, हाँ। और यहाँ पे होता तो सिर्फ y में होता, बट अब ये कहाँ दिया हुआ x दोनों में साइड दिया हुआ है ना। ये मास में दो मजा नहीं आएगा, क्या मास में दे दो, मास दे दूँ, हाँ दे दो, तो इसका वजन बता दो, 2 kg रख देते हैं ना, 2 kg, इस पॉइंट पे 2 kg वेट है, ठीक है ना। इस पे कितना वेट है 4 kg वेट है, समझ में आ रहा है क्या। तो देखो अब तुम पता सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलेगा, देखो कहीं ना कहीं तुम्हें पता है यहाँ इनके बीच में निकलेगा, तो वो भी डबल एक्स, मतलब कि एक्स वाई प्लेन पे ही निकलेगा, मतलब उसकी एक्स और वाई दो वैल्यू 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, समझ में आ रहा है ना। सुजय मैं तो आवाज करो निकाल दो फटाक से इसका आंसर, सुजय तुम देखो है ना। तो देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो भी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में आएगा, है ना। तो पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब एक पॉइंट आएगा ठीक है, वो भी क्या में आएगा एक्स में आएगा, है ना, एक्स वाई में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका, x वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट के साथ निकालेंगे, है ना, वो मासेस को ऐड कर देंगे, मतलब कि x कोऑर्डिनेट लेंगे पहले वाले मास का, कितना है वो 2 ये ना डिस्टेंस में, है ना, उसमें वेट कितना रखा है 2 ही है, प्लस कर देंगे दूसरे वाले पॉइंट का 4 है ना, उसमें वेट कितना रखा है 4 डिवाइड करके टोटल मास, तो मास कितना था यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो कितना लिख दें 6 लिख दूं डायरेक्ट, तो ये पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा, कितना होगा 4 × 16 20 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 10, इसका आंसर भी आता है 3.3, समझ में आ रहा है। तो मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 3.3, सही है। अब क्या निकालना, y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से, कैसे y की वो वैल्यू रख y वाली वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू जो है ये वो भी वही आएगा 2, हां तो वो भी वही आएगी, तो तुम समझ में आएगी डायरेक्ट, तो वो जरूरत ही नहीं इसको आगे एक्सटेंड करने की, ठीक है ना, मतलब समझ में आया ना कैसे निकालते नहीं, तो एक बार निकाल के रखते हैं, मतलब ठीक है समझ में आ ही गया। तो x वाली आएगी जो वो भी y वाली की वही आएगी, ठीक है ना। अच्छा ये 2 डायमेंशन में दिया था, अगर आप ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में दिया होगा तब क्या करेंगे, वापस से फार्मूला, तो देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे x y एक एक्सिस और बढ़ जाएगी z एक्सिस, ठीक है ना। हां 3 डायमेंशन में आ जाएगा जनरली जो होता है, सही है। तो फार्मूला का क्या तो फॉर्मूले क्या, x में निकाला तुमने, y में निकाला, अब z में निकालो, यहाँ पे 0,0,3 0 ले दो, इस पॉइंट पे 2 एक्सिस दी थी x और y, एक और ऐड हो जाएगी कितनी
जेड ओ जेड वाले उसको भी मान लो 2 रख लिया हमने यहाँ पे क्या था, ये भी एक और 4 हो गया है। क्यों यार ओरिजिन पे कुछ दे दिया जा 0 0 लिख रहा है, उसकी जगह कुछ दे दिया जा। ओरिजिन को कुछ ले लिया जाए, नहीं ओरिजिन को क्या लोगे तुम, नहीं कुछ दे दिया जा तो ओरिजिन को कुछ मास दे दिया जाए। हाँ तो कुछ नहीं, ओरिजिन की डिस्टेंस क्या 0, इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 0 इनटू मास कर देना, है ना, ठीक है ना। अच्छा देखो ये तो बहुत जनरल बात होगी, जनरल सपोज कि अब तुम बताना सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, यहाँ दी हुई है एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस पे दी है, समझ में आ रही है, 3 डायमेंशन में आ रही है ना। तो इसका ओरिजिन कैसे लिखेंगे हम, 0 0 0, 3 डायमेंशन में आ गया इसका ओरिजिन भी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स नहीं है, कहाँ देखो सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, है ना। और सब पे मासेस मान लो, इस पार्टिकल पे कितना मास है m1, ठीक है, इस पार्टिकल कितना मास है m2 m3, ऐसे से n पार्टिकल्स हैं, तो कितने सारे पार्टिकल्स होगा, समझ में आ रही है ना। इनकी डिस्टेंस भी दी हुई है, जैसे ओरिजिन से इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, मान लो x1 y1 और z1, ठीक है। इस वाले की कितनी है, मान लो x2 y2 और z2, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनकी। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, कोई फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो उसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसे निकालते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली बात है 3 डायमेंशन में आएगा, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई बाय कैसे करना, मास से, और निकालते चले जाओ धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे कि अब सेंटर ऑफ मास निकलेगा, मान के चलो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे, मतलब x में भी होगा वो x3 ले लो उसको, y3 और z3, ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो x3 वाला कोऑर्डिनेट, पहले x3 निकालते हैं, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो क्या निकालना है, सारों को समेशन करना है, मतलब कि m1 x1 प्लस m2 x2 डैश mn xn, क्योंकि n पार्टिकल्स हैं तो ये सीरीज n पार्टिकल्स के लिए चलेगी, सही है। अच्छा ये मतलब सीरीज बोलते हैं इसको, क्या ये एक्सप्रेशन जो बन गई इसको सीरीज बोलते हैं। जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे तो पता चलेगा, एक तरीके के सीक्वेंस को सीरीज बोलते हैं, ठीक है। उधर पे अपन ने प्लस कर लिया, इसके बाद इधर पे करेंगे, इधर पे डिवाइडेड बाय मास करेंगे, जैसे जनरल में बाबा ये अपन ने पॉइंट लगाना है डॉट डॉट m3 x3 ऐसे करते हैं। हां देखो अपन ने वहां पर प्लस लगाया, इसके बाद क्या लगाएंगे, m2 x2 के बाद, m2 x2 के बाद क्या लगाएंगे, प्लस करके m3 x3 लिखेंगे। अच्छा, तो ऐसे ऐसे करते करते n पार्टिकल्स तक लिखते जाएंगे, और फिर नीचे क्या करेंगे, सबका समेशन कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 वहां पे जाएगा mn तक, समझ में आया तो। अच्छा ये बहुत बड़ा लग रहा है, तुम अच्छा नहीं लग रहा लिखने में, वही तो छोटा कर नहीं अभी कर करा अरे इसको करा नहीं अभी, अरे मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, होता है इसका समेशन को छोटा शॉर्टकट में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, एक सिंबल लगाया जाता है ना। तो क्या करना है, चलो इतना समझना है, ठीक है ना। इसी को लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन, देखो ये ऐड हो रहा है, ऐड मतलब समेशन करना है इनका, ठीक है, समेशन कर सकते हैं। क्या हो रहा है इसमें, m1 x1 m2 x2 ये सब लोग इसे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, है ना। m1 x1 डिस्टेंस पे m1 मास है, x2 डिस्टेंस पे m2 मास है, ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग मतलब चल रही है सीरीज, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसा करेंगे, xi m से शुरू करा ना, तो mi और xi कर देंगे, सुनना भी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे mi और यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक। देखो इसका मतलब क्या है, m1 की जगह क्या रखो, i की वैल्यू कितनी है 1, x की जगह i की जगह क्या रखो 1, तो क्या हो जाएगा m1 x1, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा, है ना। उसको ऐड कर दो, फिर क्या रखो, i की जगह 2 रखो, यहाँ पे फिर 2 रखो, m2 x2, फिर यहाँ पे कितना रखो 2, फिर क्या करो, फिर ऐड कर दो, फिर क्या देखो जैसे ये लिखा है ना, ऐसे ऐसे लिखते जाओ, कहाँ तक, i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक, और तो समेशन हो जाएगा। ये ना समझना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अपन ये करेंगे इन दो पेपर कराई में समझ में आया ना ये, इसको समझाओ, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऐसा लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा ऐसे y को भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, समीशन है ना। तो y को लिखते हैं जरा, कैसे लिखते हैं सौरभ, ऐसे लिखते हैं, समीशन समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, y में है ना mi yi डिवाइडेड बाय mi, है ना।
OZ को कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ n, ठीक है, क्या है mi zi डिवाइडेड बाय mi। आया समझ में? तो देखो क्या लिखना है टॉपिक में, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये कोई टॉपिक डाल के अच्छे से लड़ोगे मैं आ जाऊंगा। तुम ये फटाक से लिखो सर। अरे तुम क्या जाओगे क्या समझाने? देखो उसको फटाक से। ये आवाज में जान की चाहिए लेके हम दीपक हो दीपक हो दारू पीता है उसको लिखो सर फटाक से। स्टार्ट बोर्ड साइड लॉस ठीक ठीक है। अच्छा अब देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अच्छा मान के चलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे रिजिड बॉडी है, अब तुमने मान के चलो ये रिजिड बॉडी थी, इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालो, और यहाँ पे करके रहे हम इंडिविजुअली पार्टिकल को ले रहे हैं, एक पार्टिकल को ले रहे हैं, उसकी डिस्टेंस ले रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको मास से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत लंबी प्रोसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनरल रिजिड बॉडी के अंदर होता क्या है, ये जो मासेस हैं ये डिस्टेंस में नहीं होते, बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है नहीं, क्लोज होते हैं ना, ऐसा डिस्टेंस होती है उनके बीच की नहीं होती, एक दूसरे से एकदम जुड़े होते हैं, सही है कि नहीं? तो सही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, कंटिन्यूअस वे में होता है ना, तो इसको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। रिजिड बॉडी की जनरली बनी है ये वो ऐसे बनी है कि एक पार्टिकल यहाँ है, मतलब दूसरा मतलब पार्टिकल एकदम कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं, तो फिर इसे अलग नहीं कर सकते पार्टिकल, ऐसा लगेगा कि एक ही पार्टिकल है पूरा के पूरा। तो रिजिड बॉडी ऐसी लगती है कि पार्टिकल के फॉर्म में, ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है, सही है ना? उसमें क्या होता है, जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, वो तो उसको कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें लिखा हुआ है रिजिड बॉडी सच अ मैटर स्ट्रिक्ट और अ फ्लाई व्हील इज अ सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है? समझ में आया ना तुम्हें? इसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो जरा कर दो, सपोज मान के चलो एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये वाला है ना, ऐसा कुछ सिस्टम है, यहाँ पे पार्टिकल होते हैं वेरी बहुत क्लोज है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है भैया वो हाँ बीच में बनाओ, नहीं तो उसको भी चलेगा ना, ठीक है। तो मान के चलो हर पार्टिकल देखो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, मान लो तो m1 इस पार्टिकल का मास कितना m1, दूसरा पार्टिकल का भी कितना ले लो m1 ही, मतलब m2 ना लेकर के उसका भी m1 ही ले लो, तो सारे पार्टिकल्स का मास यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम सेम कर देते हैं, है ना? सही है कि नहीं? उनको हम जनरली क्योंकि मासेस बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका मासेस बहुत छोटे छोटा होता है, तो उनको हम क्या डेल्टा m लिख सकते हैं क्या, है ना? जैसे इस पार्टिकल का मास इसको मैं ऐसे लिख दूंगा डेल्टा m, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है? ठीक है, तो उसका x अगर मुझे लिखना है, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आएगा, x और y में आएगा, समेशन फॉर्म में भी हम देख कर आए, तो सेंटर ऑफ मास हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो होता है, देखो x में ऐसा था ना हमारा, क्या था वो mi xi डिवाइडेड बाय mi, यही था ना, i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक, ठीक है? तो हम m की जगह क्या ले लेते हैं, डेल्टा m ले सकते हैं क्या, सबके लिए सेम ही i नहीं है, मतलब सबके लिए यहाँ पे क्या था, i का मतलब क्या था, i की वैल्यू चेंज होगी तो मास भी चेंज होता जाएगा, बट हमने क्या लिया सबके लिए डेल्टा m, इस वाले का वो डेल्टा m, सबका डेल्टा m मतलब सेम ले लिया यहाँ पे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब xi तो भी चेंज होगा, बस इसको हमने क्या कर दिया, डेल्टा m कर दिया यहाँ पे, तो ये फिक्स कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया इसको, ठीक है? समझ में आया ना? वैसे y कोऑर्डिनेट के लिए भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि x डिस्टेंस चेंज हो रही, पार्टिकल का मास तो सेम है सब जगह पे, ठीक है? तो y कोऑर्डिनेट क्या देगा यहाँ पे हमारा
डेल्टा एम वाई आई डिवाइडेड बाय एम आई। तो जेड कैसे लिखेंगे फिर? डेल्टा एम जेड आई डिवाइडेड बाय, नहीं ये हाँ ये होगा, फिक्स कर दिया ना मास को हमने, सबका सेम ही कर दिया ना मास, ये आगे नहीं चलेगा यहाँ पे, डेल्टा एम नहीं हो जाएगा सबकी जगह, यहाँ पे डेल्टा एम में आएगा तुम्हें, ठीक है। भैया मेडिटेशन क्या होता है? क्या क्या मेडिटेशन क्या होता है? वही तो मेडिटेशन नहीं पता सुजय को तो सब आता है, तुझे बता मामा। मेडिटेशन अपने दिमाग का कंटेंट सही रखने को होता है। मेडिटेशन पूछना ना, जो अपन बैठ के अपने दिमाग को यहाँ स्थिर करते हैं। हाँ काय को मान रहा था सुबह 1 घंटा तू कर तेरे दिमाग को कभी 10 मिनट तक खाली रहने को लग सकता है, एक थिंकिंग मत लाने दे। सही लगता है। वो करके देखा मत, सच बोलना मैंने झूठ बोल दिया। कैसे करते हो ये मेडिटेशन? कैसे करते हो? मेडिटेशन कैसे करते हैं मतलब कि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा शांति से थोड़ा ध्यान लगाने को मेडिटेशन बोलते हैं। सुजय नहीं बता रहा कि सुजय तुम तो करते हो ना वो मेडिटेशन। बोल रहा है कि बिल्कुल भैया मेडिटेशन वो इंसान कर सकता है जिसको मानना ना हो, हमको मानना हम नहीं करते फालतू काम। चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उससे क्या दिमाग बहुत डेवलप होता है ना, बाद में बात करेंगे इस बारे में। शॉर्ट माइंड हो जाता है। हाँ शार्प माइंड हो जाता है। अच्छा ये तो अभी चल ही रहा है, हम तो ये तो पढ़ ही रहे हैं, इसको क्यों रख कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का चल रहा है, ठीक है ना। इसको अपन आगे देखते हैं। तो सपोज मान के चलो पार्टिकल्स की नंबर बढ़ेगा तो मास का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल्स थे तो सबका हमने मास कितना मान के रखा है, हर पार्टिकल का डेल्टा एम, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू छोटी होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, इसकी समझ बढ़ा देंगे। जैसे कि सपोज अरे देखो हाँ एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। हाँ तो डेल्टा एन की वैल्यू कम हो जाएगी। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम के अंदर मान के चलो 1,00,000 पार्टिकल थे, ठीक है, सबका मास कितना था, 1 ग्राम था। अब पार्टिकल्स को ब्रेक करके मैंने कितने कर दिए, 2,00,000 कर दिए, तो मास कितना हुआ है उनका, कम हो गया। कम होगा। कितना कम होगा, आधा कम होगा। कितना हुआ है, 1 ग्राम था तो कितना हुआ, 0.5 ग्राम हुआ है या 1/2 ग्राम हुआ है, ठीक है नहीं। जितना एन बढ़ाते जाऊंगा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल का मास कितना होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात सही है, ठीक है। This expression become exact in that case we denote the sum over I by integral thus भैया हाँ पेपर आ रहा है यार। पेपर आ रहा है साल 16 तारीख कब से 16 से है। यही 16 से अभी तो ये कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। नहीं मैं बता रहा था ऐसा कुछ अपन को प्रॉब्लम नहीं थी कि समझाना है कुछ, बस थोड़ा टाइम कम रहेगा जी बोला। फाइव का टाइम कम रहेगा, फिर थोड़ा पेपर चलेगा तो हाँ तो ठीक है ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत होगी। तो ये तुम्हें समझ में आया मीन्स क्या कि फिर हम कैसे, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी समय जो मासेस थे, जितने भी मासेस थे उनको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को समेशन ऑफ डेल्टा एम जितने भी थे, ठीक है, उनका समेशन करना है हमें। तो हम जो भी छोटी वैल्यू होती है उनका समेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, मतलब जैसे छोटी छोटी वैल्यू को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो उनको इंटीग्रेटिंग फॉर्म में एकदम लिमिट लगा के सॉल्व कर देते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस से। तो जैसे डेल्टा एम इतने पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस को जोड़ना है हमें, तो क्या करें यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं इसमें, सही है कि नहीं। लिमिटिंग पर इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम, डेल्टा एम टेंस टू 0 है ना, लिमिट लगाते हैं डेल्टा एम टेंस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन ऐसा बन जाएगा। मतलब ये थोड़ा मैथ्स का ही थोड़ा सा इसको वहीं देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये डेल्टा एम क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डीएम बन जाता है,
ठीक है। तो समेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल मासेस का इसमें इंटीग्रेशन की जो भी मतलब लिमिट होगी वो लगा देंगे हम, जहाँ से लेके जहाँ तक जा रहा i जो भी मतलब mi चल रहा था ये है ना, तो ये mi था तो i की वैल्यू क्या रखेंगे 1 से लेके i की वैल्यू n तक कर देंगे, ठीक है ना। तो समेशन आ जाएगा पूरे मासेस का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कैपिटल M आ गया मान लो, ठीक है ना। मतलब यही है ना, देखो डेल्टा M मासेस का पूरे पार्टिकल्स का, तो उनको क्या करा हमने समेशन करा। तो समेशन करने पे क्या बोला हमें dm मतलब इसका हमने लिमिट लगा दी, मतलब डेल्टा m के जा रहा है टेंड्स टू 0 जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली dm मतलब इस तरीके के फॉर्म में ले लेगा। ये थोड़ा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको कभी, तो है ना। तो इनको जब हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन प्रोसेस से तो एक ही मास मिलेगा, जितने मतलब एक सिस्टम का जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ेंगे तो एक ही मास मिल जाएगा ना। जैसे 1-1 ग्राम के 10 पार्टिकल हैं तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ सोचे। 1-1 ग्राम के 10 पार्टिकल हैं यहाँ पे, उनको सबको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा। ग्राम के 10 पार्टिकल, हाँ वो इसको लेके पड़ेगा 10 पार्टिकल 20 आ जाएंगे ग्राम। 1-1 ग्राम के 10 पार्टिकल हैं। सॉरी मैं यार मैं इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा बात। 1 ग्राम के 10 पार्टिकल हैं तो 10 ग्राम नहीं बनेंगे, सॉरी भैया बनाएंगे 10 ग्राम बनेंगे। तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस थे, उनको हम ऐड कर देंगे तो एक मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बना दिया रे, क्यों मिल जाएगा ना तुझे, हाँ भाई है ना। तो हम देखो, तो हमारा जो एक वैल्यू थी ये वाली, इसको हम इसको निकालते हैं। देखो डेल्टा m की वैल्यू हमें मिल गई तीनों केसेस में, है ना, x y और z इसके लिए, ठीक है। हमें ये निकालना है अल्टीमेटली, ये हमने किसके लिए निकाला है, सिस्टम ऑफ कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम था, मतलब उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा m की वैल्यू हमने निकाली, कैसे निकाली, वो कितनी m निकालेंगे, हम सबको जोड़ करके एक वैल्यू निकाल के रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं इस वाले टर्म्स की, ठीक है। इसका क्या है, समेशन ऑफ डेल्टा mi xi, सही है। डेल्टा mi की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखी, कितनी समेशन ऑफ डेल्टा mi की वैल्यू कितनी आ गई, m आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख दें क्या, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, वो क्या निकाली थी हमने अभी, तो मैं इसका देखो ये डेल्टा m 0 के चेंज को चेंज करेगा, इसकी जगह इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम अगर इंटीग्रेशन में डालते हैं यहाँ पर हम, ये जो हमने निकाला है इसको जैसे इसकी वैल्यू हमें अभी निकाल के रखी थी हमने, कितनी आई थी dm, है ना, dm ये आई थी ना, और ये क्या था xi, इसमें इंटू वही था dmi इंटू xi, ठीक है ना। अब लिमिट वही तो वही चलेगी तुम्हारी, i इक्वल टू कितना था 1 से लेके i इक्वल टू n तक, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी तुम्हें मिल चुकी है अब, ठीक है ना। अब तुम देखो ये निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा m की तुम्हें वैल्यू तुम्हें पता है कैसे निकालनी है, और इसकी वैल्यू इस इंटीग्रेशन प्रोसेस से तुम फिर निकाल के रख लोगे। ये तुम्हें अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर नहीं वो आ जाएगा x dm बाहर निकल जाएगा, x² / 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा निकल गया, तो ये वैल्यू तुमने निकाली, ऐसे y के लिए भी निकाल के रख लोगे और z के लिए भी निकाल के रख लोगे, सही है कि नहीं, है ना। तो देखो एनसीईआरटी बुक में दी भी हुई है ये सब वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो फिर अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट को अल्टीमेटली लिखना है तो x कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x कोऑर्डिनेट था कि हमारा फिर से एक बार देखते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक क्या था बताओ, डेल्टा m xi डिवाइडेड बाय डेल्टा m, है ना। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी वहां पे, क्या निकाली थी, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या था dm x, ठीक है ना। लिमिट क्या थी mi xi, यही था ना, लिमिट i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक, ठीक है। और ये dm की हमने एक वैल्यू निकाल दी थी m, कैपिटल M, सही है कि नहीं। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ऐसे क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, सही है ना, सही आ रही है, समझ में आ रही है, y डिवाइडेड बाय m। अब वो वाला फॉर्मूला नहीं, ये कंटीन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, मतलब कि जैसे कि वो पॉइंट डेटा अगर तुम्हें अलग अलग दिए तो फिर इजी होगा आई गेस, बट अगर कंटीन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब तो फिर वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो z एक्सिस z वाले को भी हम कैसे लिख देंगे, ऐसे ही
लिख देंगे सेम DMI ZI डिवाइडेड बाय m। आया समझ में तुम्हें? अब आएगा मतलब अब क्वेश्चंस करने हैं। ये होगा ये समझ में तुम्हें? इसको ध्यान में तो डाल लो। तुझे इसमें दिया है बुक में? बैठने के लिए अपनी मर्जी से थोड़ी ना पढ़ाऊंगा तुम्हें। बैठने के लिए क्या क्या क्या? मेरे को लगा हटा है वो। अरे नहीं, चलो ये समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ। क्यों सौरभ? अरे भाई तो देखो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया हुआ है, तो तुम कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास? देखो x कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा? ये तो y था ना, अच्छा ये x था, ये y था और ये z था, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला ये लिख लेना बस, ठीक है। क्या लिखना है? कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। ऐसा ही लिखो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लिखो इसको फटाक से। यार उतना मत लिखो, क्या नाम है सौरभ, इतना जरूरी नहीं पड़ेगा तुम्हारे, इतना ही लिखो बस डायरेक्ट। कैसे निकाला वो भी जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं लिखने हैं कुछ मत लिखो अभी, तुम बस शॉर्टली इसको लिखते जाओ। बाद में नोट्स वगैरह जो लगेंगे हम देख लेंगे, क्वेश्चंस में देख लेते हैं। आप सुजय कर लेगा आपको सौरभ, तुम मतलब काम हुआ है आपका, सुजय पे छोड़ दो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चंस करते हैं सेंटर ऑफ मास का। तुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए कौन सौरभ? हाँ ये सोड़ा है सोड़ा। सौरभ है वो, ठीक है। देखो ये कर चुके हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी देखा है कि हमने पहले कर चुके हैं? अपन ने तो ये भी नहीं देखा था। तुमने तो ये भी नहीं देखा, तुमने देखा क्या ऐसा? कर लोगे सॉल्व? कर सकता हूँ मैं लाइक योर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। अच्छा चलो ठीक है, एक नीट में आया क्वेश्चन वो कर लो, अभी देखा था मैंने भी, तुमने भी देखा था शायद, तुमने भेजा था मुझे ना फोन पे, यहाँ पे भेजा था। नहीं मैं नहीं भेजा, जो क्वेश्चन था नीट में मैंने आया व्हाट्सएप था। मेरा अपडेट किया है ना। अच्छा ठीक है, देखो देखो ये 2015 में आया था। हाँ वो कल किया था, और कर चुके थे यार। कल किया था अपन यूट्यूब पे में डाला। अच्छा हाँ कुछ कर लिया था। और बताओ फिर इसको क्या क्वेश्चन क्या था फिर इसका? इस पे से तो क्वेश्चन नहीं आते वैसे, उस पे सेंटर मास पे क्वेश्चन नहीं आते। नहीं उस पे मतलब वो क्या बोलते हैं चल मुझे तो वो पता है। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले यही वाला कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में मैं भेज दूंगा, मैं वाले पढ़ के देना। अभी तो डर भी लग रहा ठीक है। है देखो यहाँ पे सवाल है, तो फटाक से देखो ओरिजिन है, यहाँ पे तुम्हें कितना वेट दिया हुआ 100 ग्राम, ठीक है इस पॉइंट पे, ठीक है। एक और कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ तुम्हें ये वाला, इसका कोऑर्डिनेशन कितना दिया? कोऑर्डिनेशन पॉइंट कितना दिया हुआ? 0.5, 0, ठीक है। इस पे मास कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम। और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, इस पे मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। इस पॉइंट की लोकेशन क्या दी हुई है? 0.25, 0.25, 0.25 √g, ठीक है। फटाक से फाइंड करो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। लास्ट 150 into 0.5 प्लस 200 इसको तुम्हें दिखाता हूँ सेंटर ऑफ मास निकालो, तुमने कर चुके हो ना क्वेश्चन। मैं इन सब सारे जलन है तुम्हें मतलब एक बहुत अपन क्या करेंगे समझ के ये सब कोई नहीं आएगा। मैं आ जाऊंगा। तो अपन यह समझने वाला है देखो क्या नहीं समझ में बता। x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है इसकी? x में किस पॉइंट की? ऊपर वाले दो इस वाले की ये 0.25 किसमें है? x में है ना, तो ये कोमा लगा के 0.25 √3 y में है। वाल में हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? तुम देखो सर देखो कुछ नहीं करना, इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है यहाँ कहीं होगा, तो ये भी x और y दोनों में आएगा ना, x और y कोऑर्डिनेट दोनों आएंगे इसमें। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? x में डिस्टेंस लेंगे, देखो x में इस वाले पॉइंट पे मास रखा हुआ है, उसकी डिस्टेंस कितनी 0, तो 0 पे कितना मास रखा हुआ 100 ग्राम। ये तो समझ हो गया था। फिर प्लस क्या करना है हमें? 150 ये वाले मास का लेते हैं, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी दी है? 0.5, इसका मास कितना दिया हुआ है? 50 है ना। और क्या है? एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। इसकी x में डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 0.25, उसको मास कितना दिया हुआ है?
200, ठीक है। m1 समेशन के करना है टोटल मासेस कितने 100, 150, 200, 450 के, ठीक है ना। चलिए 450 तो क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ऐसी y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा तुम्हें सेंटर ऑफ मास। कैसे मिल जाएगा, y वाली डिस्टेंस को करना कितनी, y में 0, मास कितना है 100 प्लस यहाँ पे y में कितनी दी हुई है 0, मास कितना है 150 प्लस यहाँ पे y में कितनी 0.2523, तो मास कितना रखा हुआ है वहाँ पे 200। तो इनको फिर ऐड करके 450 से डिवाइड कर देना, x y दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लेंथ बड़ी हो गई, इसको ऑफ करते हैं आप।